मैं आनंद आप सभी को अपने चैनल जॉइन फॉर एडुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं प्रयास करूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और इस एग्जाम्पल के सहयोग से हम कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। आइए कक्षा को आगे लेके चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल विल दोनों में से कोई एक का उपयोग होता है और वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में मिल जाए तो हमको ये समझना चाहिए ये फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को डिनोट कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे कि आई शैल रीड ए बुक, वी विल रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक, दे विल रीड ए बुक और ही विल रीड ए बुक। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 5 एग्जांपल्स हैं। यदि इन एग्जांपल्स को देखा जाए तो यहाँ पर आई के साथ शैल, वी के साथ विल और यू के साथ विल, दे के साथ विल, ही के साथ विल, अर्थात मतलब केवल आई के साथ शैल है और बाकी सभी के साथ विल है। आई क्या है तो आई आपका मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। वी क्या है तो आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। यू क्या है तो ये यू जो है आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर है। दे क्या है तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ही क्या है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सेल का यूज हो रहा है और बाकी सभी के साथ विल का यूज हो रहा है। तो सेल और विल का जो यूज है ये भी इसमें पता चल जाता है कि भाई सेल का यूज कहाँ करेंगे और विल का यूज कहाँ करेंगे। तो आप सेल का यूज कर दीजिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और बाकी के साथ विल का यूज कर दीजिए। तो भाई ये आई शैल रीड ए बुक ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? तो ये सबसे पहले तो ये आपका टेंस कौन सा है तो ये आपका फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग अफर्मेटिव, असर्टिव या एक्टिव तीनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हमको स्ट्रक्चर की पहचान हो जाती है और स्ट्रक्चर के साथ साथ ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है इसकी भी पहचान हो जाती है और सेल का यूज कहाँ पर होगा, विल का यूज कहाँ पर होगा ये भी हमको जानकारी मिल जाती है। आइए थोड़ा सा इस कक्षा को आगे लेकर के चलते हैं और फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर को यदि भाई देखें तो पहले लगाया सेल विल दोनों में से कोई एक और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का पहला रूप और फिर ये ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या प्रश्नवाचक संरचना बोल सकते हैं। अगर किसी वाक्य में इस तरह का माने संरचना आपको मिल जाए तो आप सीधा सीधी ये इसको समझिए कि ये क्या है तो भाई आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा टेंस में है तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में है। तो फिर भाई देखिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शैल आई रीड ए बुक, विल वी रीड ए बुक, विल यू रीड ए बुक, विल दे रीड ए बुक और ये आपका विल ही रीड ए बुक। तो ये आपका अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। यदि आप इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है तो भाई ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है या प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर है। तो यदि आप फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना चाहते हैं या उसमें है तो सेल या विल पहले आएगा
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का भाई पहला ही रूप आएगा। ठीक है, वर्ब का वैसे 5 रूप होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, फिर चौथा रूप और ये फिर 5वां रूप। तो ये चौथा और 5वां रूप बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। पहला रूप जो है वर्ब का मूल रूप या फंडामेंटल फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये 5वां रूप क्या है? यदि आप वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस लगा देते हैं उसके आवश्यकता के अनुसार, तो हमको वर्ब का 5वां रूप मिल जाता है। अगर वर्ब के पहले रूप में आप आईएनजी लगा देते हैं तो हमको वर्ब का चौथा रूप मिल जाता है। बाकी का पहला, दूसरा और तीसरा रूप हमको याद रखना पड़ता है। तो ये वर्ब के 5 ही रूप होते हैं और ये 5 रूप में से फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा उपयोग आपका होता है पहला का, फिर दूसरा का थोड़ा सा बहुत ही कम, और फिर तीसरा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और फिर चौथा का भी उपयोग होता है, 5वां का भी उपयोग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका यदि पैसिव वॉइस में अगर आप कंसिडर करना किसी को शुरू करेंगे तो तीसरा रूप, वर्ब के तीसरे रूप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। अर्थात आपको वर्ब का सभी रूप का जानकारी ना हो और तीसरा रूप का भी जानकारी हो, और आपका अंग्रेजी में अपने विचार को व्यक्त करने की इच्छा हो, और आपको टेंस के बारे में जानकारी हो, और टेंस के अगर पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में आपकी जानकारी हो, तो आप अपने विचार को आसानी से पैसिव स्ट्रक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए फिर थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। शैल विल दोनों में से कोई एक, और फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का पहला रूप हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर देखिए उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन भी लगा हुआ है। तो हम लोग इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। और तो ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर केवल आपका एक ही टेंस में नहीं होता है, ये प्रेजेंट टेंस में भी आ जाएगा, फिर ये पास्ट टेंस में भी आ जाएगा, तो ये फ्यूचर टेंस में भी आया, तो फ्यूचर टेंस का ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। अब ये मान के चलिए कि फ्यूचर टेंस में केवल प्रत्येक टेंस का फिर 4 होता है, तो केवल फ्यूचर सिंपल में ही ये नहीं होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस में भी होगा, फिर उसको हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा, और फिर आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किसका कंसिडर कर रहे हैं? तो हम लोग फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट का कर रहे हैं। उसका कुछ एग्जांपल्स भी अभी हम लोग डिटेल्स किए कि भाई सेल आई रीड ए बुक, मैंने पहले सेल या विल दोनों में से कोई एक लगाना पड़ता है। वो भी आपका डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा पर्सन में और कौन सा प्लूरल में हो। तो यहाँ देख रहे हैं आई के साथ केवल सेल है और बाकी के साथ विल है, अर्थात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सेल का यूज कर दीजिए और बाकी के साथ विल का यूज कर दीजिए, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर दीजिए, तो फिर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। इतना डिटेल्स के बाद हमको लगता है कि सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे कक्षा को बढ़ाते हैं और इसके फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट के अगले स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। तो भाई ये इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है सब्जेक्ट और फिर प्लस, फिर सेल और विल दोनों में से किसी एक का ही उपयोग होगा, दोनों का एक साथ उपयोग नहीं होगा। फिर नॉट लगा हुआ है, फिर आपका वर्ब का पहला रूप है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो भाई हम लोग इसको बोलेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है किस में? तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में है। इसका भी कुछ एग्जांपल्स है, आप यहाँ देख लीजिए। आई शैल नॉट रीड ए बुक, वी विल नॉट रीड ए बुक, यू विल नॉट रीड ए बुक, और फिर आपका है दे विल नॉट रीड ए बुक, और फिर आपका लास्ट में जो है ही विल नॉट ए रीड ए बुक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल और विल के बाद यदि नॉट आ जाए या इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो हमको ये समझना चाहिए कि ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर में है और फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी समझना। यदि नॉट का यूज कर दिया जाता है सेल विल के बाद और फिर वर्ब का पहला रूप आ जाता है, अगर इसको देखा जाए तो सब्जेक्ट सेल विल दोनों में से कोई एक और नॉट और फिर वर्ब का पहला ही रूप अगर तक में ही सेंटेंस को समाप्त कर देते हैं, एंड कर देते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में ही है और वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में है।
ऑब्जेक्ट ये आपका ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस एग्जांपल्स को अगर देखें, आई शैल नॉट रीड ए बुक आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। अगर आप आई शैल नॉट रीड ही केवल लिखते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है आपका मैंडेटरी या अनिवार्य नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है। ये आपके इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसको लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं फिर भी ठीक है। अर्थात हम इस तरह से फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर की पहचान करते हैं। और यदि कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ हो तो हमको ये समझना चाहिए ये फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं और इसके पैसिव स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या है। तो भाई यहाँ पर देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट है, फिर शैल विल, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। फिर बी है, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर प्लस बाई है, फिर प्लस सब्जेक्ट है। तो भाई यहाँ ऑब्जेक्ट से शुरू हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब आपको ये समझना है कि आपका फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर ये उसी का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट का मतलब हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का जो आपका एक्टिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट जो है उसको लिखा गया है। अर्थात एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। और बाकी का जो रूल रेगुलेशन है, इसको जब हम लोग फिर एक्टिव से पैसिव के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर और डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बाकी का जो रूल है उसको भी फॉलो कर लिया जाता है। भाई इसका भी कुछ एग्जांपल्स है, उदाहरण है ए बुक विल बी रेड। अब यहाँ पर स्पेलिंग देखने से तो एक ही लग रहा है, लेकिन ये वर्ब का तीसरा रूप है। तो रीड के तीसरे रूप को हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं रेड, ना कि रीड। अगर हम रीड करते हैं तो ये वर्ब का पहले रूप का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो वर्ब का रीड का जो तीसरा रूप जो होगा, रीड क्या है भाई, तो वर्ब है, और वर्ब का जो तीसरा रूप, यहाँ रीड का जो तीसरा रूप का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो रेड होगा। तो ए बुक विल बी रेड, ना कि रीड। अगर आप बोल देते हैं ए बुक विल बी रीड बाय मी, तो ये हमारा मतलब प्रोनाउंसिएशन या इस सेंटेंस को पढ़ना ही गलत हो गया। तो ए बुक विल बी रेड बाय मी। उसी तरह से ए बुक विल बी रेड बाय अस, ए बुक विल बी रेड बाय यू, ए बुक विल बी रेड बाय देम, ए बुक विल बी रेड बाय हिम। देखिए पहला अगर हम इससे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, नेगेटिव या आपका असर्टिव या फिर इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पर ही था, फिर दे था, फिर यू ही था, फिर वी था और फिर आई था। मतलब भाई आई का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, यहाँ पर मी लिखा गया। फिर वी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो अस होता है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दे का ऑब्जेक्टिव केस आपका भाई देम होता है, तो यहाँ देम लिखा गया। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो फिर हिम लिख दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये सारे सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, ये सभी के सभी पैसिव स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं, और ये फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। अर्थात जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है या लिखा जाता है, तो भाई दोनों के मीनिंग में कोई बदलाव या चेंजिंग नहीं होता है, केवल उसके स्ट्रक्चर में, मतलब संरचना में ही चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग एक ही होगा। अगर हम ए बुक विल बी रेड बाय मी, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर में है। अगर हम इसको बोलते हैं कि आई शैल रीड ए बुक, तो ये दोनों का मीनिंग तो एक ही होगा, लेकिन दोनों का देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया। हम बता रहे थे कि अगर यदि आपको वर्ब के तीसरे रूप के बारे में जानकारी हो, तो आप टेंस का यूज करके आप अपने विचारों को
टेंस से यदि रिलेटेड हो आपका विचार तो आप आसानी से व्यक्त कर सकते हो। वहाँ पर केवल आपको वर्ब के तीसरे रूप का ही यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सभी में वर्ब के तीसरे रूप का ही उपयोग किया गया है। तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर था, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का। तो फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट एक ही चीज़ है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव, अफर्मेटिव या एक्टिव, ये तीनों एक ही है के बारे में चर्चा की है। फिर हम लोग फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाले में चर्चा की है। फिर हम लोग फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट के हम लोग नेगेटिव वाले में चर्चा की है। और फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट के एट लास्ट हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर वाले में चर्चा की है। तो यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर में जो हम लोग लिखे, जो पहला मेरा आपका एक्टिव या अफर्मेटिव या असर्टिव स्ट्रक्चर था, उसी का यहाँ पर हम लोग पैसिव लिखते हैं। एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए यही था इसका एक्टिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये था सब्जेक्ट था, फिर प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक था, फिर वर्ब का पहला रूप था और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। इसी को हम लोग अफर्मेटिव या फिर आपका असर्टिव या एक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी इस तरह से था। आपका कौन कौन सा एग्जाम्पल्स था तो देख लीजिए। आई शैल रीड ए बुक, यहाँ देखिए रीड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना कि रेड का। फिर वी विल रीड ए बुक, यू विल रीड ए बुक, और फिर दे विल रीड ए बुक और ही विल रीड ए बुक। इसी का हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर पर कंसिडर कर रहे थे। तो इसका पैसिव क्या हो गया था पहला का, ए बुक, फिर शैल बी या विल बी जो ज़रूरत हो। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बोले थे। शैल और विल का जो यूज का जो तरीका बताए थे या रूल बताए थे कि भाई शैल का यूज एक ही जगह होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और बाकी के साथ विल का होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर में देख रहे थे ए बुक, तो भाई ए बुक क्या है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो फिर यहाँ पर विल का यूज होगा। तो ए बुक विल बी रेड बाय, फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। और इस तरह से हम लोग सभी का फिर पैसिव स्ट्रक्चर में लिखे हुए थे। तो इस तरह से हम लोग आज फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर की चर्चा किए। और आप इस चर्चा में हमारे साथ अंतिम चर्चा तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा अपेक्षा करते हैं कि यह चर्चा सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जिसको टेंस की जानकारी चाहिए, या फिर वैसे सभी हमारे श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी होगा जो अंग्रेजी ग्रामर में इंटरेस्ट या रुचि रखते हैं, या फिर टेंस के सहयोग से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। एक बार हम फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चर्चाएं मिल जाएगी। अगर आपका इसका कंप्लीट केवल इंग्लिश में ही सुनना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल में आपको इसका कंप्लीट इंग्लिश भी मिल जाएगा। आप वहां से केवल इंग्लिश में भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर ये आपका जो बिल्कुल जो जनरल भाषा था हम उसमें इसको रखने का प्रयास किए, और आशा अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है तो फिर आप इसको विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। फिर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस चर्चा में रहे।